नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे और अब हम मुद्दे की बात में एक बहुत ही विशेष चर्चा लेकर के आपके समक्ष आए हैं। अभी आपको मालूम है कि जो कोहिनूर हीरा है वो महारानी के ताज में लगा हुआ था। अब कुछ चर्चाएं जो है वो शुरू हो चुकी हैं, तमाम सारे लोगों के आपस में मन में विचार उठने लगा है कि महारानी तो अभी है नहीं और आगे की वंशावली में भी कोई महारानी नहीं आने वाली है, तो क्या ये ताज अब वापस आएगा? जैसे कि आपको मालूम है कि प्रिंस तृतीय जो हैं, चार्ल्स तृतीय जो हैं, वहां पर अब राजा बन चुके हैं, तो वो तो मुकुट पे लगाएंगे नहीं। तो अब क्या ये वापस आने की संभावना है? इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। मुख्य बात ये है कि हम इसमें अंत में ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या ये सच में वापस आएगा। इस दौरान इस क्वेश्चन तक पहुंचते समय हम पूरा का पूरा कोहिनूर हीरे का जो इतिहास है, कोहिनूर हीरे का जो इतिहास है, उस पूरे इतिहास को वास्तविक रूप में जानना चाह रहे हैं और इस इतिहास से संदर्भ में जो भी प्रमुख शासक वगैरह आएंगे उनके बारे में छोटी छोटी बातें समझते चलेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं खबर क्या है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का आपको मालूम है कि 2 दिन पहले गुरुवार को निधन हुआ था और ये ब्रिटेन की सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन करने वाली साम्राज्ञी रही हैं, जिन्होंने 96 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली है और 70 साल तक इनका जो है शासन रहा। और इस दौरान अगर देखा जाए तो कई सारे प्रधानमंत्रियों को इन्होंने नियुक्त किया है और अभी हाल ही में सबसे अंत में अगर आप देखोगे तो प्रधानमंत्री लिज ट्रूस को उन्होंने अपॉइंट किया था और इस तरीके से अगर देखा जाए तो लगभग 15 प्रधानमंत्रियों का सफर उन्होंने देखा है। तो अब उनकी जगह पर कौन है? क्योंकि एलिजाबेथ की तो डेथ हो गई है, तो उनकी जगह पर अब उनके जो बड़े बेटे हैं जिनका नाम है प्रिंस चार्ल्स, इनको जो है राजा के सिंहासन पर बैठाया जाएगा। ठीक है, तो राजा के सिंहासन पर ये आसीन होंगे और इनकी पत्नी जो कैमिला हैं उनको जो है ये ताज मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? क्योंकि पत्नी कैमिला जो है वो क्वीन कंसोर्ट के रूप में रहेंगी। क्वीन कंसोर्ट का मतलब होता है कि इनको आप ऐसे समझ सकते हो, इनको रानी माँ का दर्जा दिया जाएगा। रानी माँ, जैसे आप लोगों ने भारतीय इतिहास में रानी माँ पढ़ा होगा ना, तो वैसा दर्जा मिल जाएगा। मतलब वास्तविक रूप में ये महारानी नहीं है। महारानी या कह सकते हैं कि सम्राट का जो पद है, वो सम्राट का पद मेल या फीमेल किसी को भी मिल सकता है। मेल या फीमेल किसी को भी मिल सकता है। जब सम्राट का पद फीमेल को मिलता है तो वो महारानी कहलाती है और जब मेल को मिलता है तो वो महाराजा है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि राजा महाराजा जब बनेगा तो उसकी पत्नी अपने आप महारानी हो जाएगी। उतनी की उसकी पत्नी मतलब पद से महारानी नहीं बन रही, मतलब इस तरीके से कहने से महारानी बन रही है। तो वही क्वीन कंसोर्ट जो है वो कैमिला है और कैमिला को ये ताज मिल जाएगा क्योंकि जब कह सकते हैं कि इनका जो शासनकाल था, इस शासनकाल के दौरान जो है महारानी एलिजाबेथ ने ही कैमिला को ये बोला हुआ था कि जब मेरे बाद ये जो सिंहासन है, ये जो मेरे बाद जो ये ताज है, ये ताज आपको मिल जाएगा। तो उस नाते केवल इनको ये ताज दे दिया जाएगा, लेकिन ये महारानी नहीं है, ये क्वीन कंसोर्ट है। ठीक है, तो ये तो हो गई खबर की बात। लेकिन अब क्योंकि उनके पास वो ताज है तो उसी ताज में ही कोहिनूर हीरा है। तो आप शुरुआत करते हैं कोहिनूर के बारे में थोड़ा सा पॉइंट जानने की। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि कोहिनूर क्या है, यानी कोहिनूर का अर्थ क्या है। वास्तविक रूप में कोहिनूर क्या है? एक हीरा है। ठीक है, डायमंड है, हीरा है। और कोहिनूर को इस तरीके से लिखा जाता है, कोह ए नूर। ठीक है, नूर का मतलब होता है चमक, रोशनी। ठीक है, चमक या रोशनी। तो रोशनी या चमक जो होती है उसकी खान है, ये कोह है। कोह का मतलब खान, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? कोह ए नूर। ठीक है, तो इतना ज्यादा ये चमकदार है और इसके चमक के कारण इसके प्राइस बहुत ज्यादा हैं। या फिर एक और भी वजह बताई जाती है इसके प्राइस बहुत ज्यादा होने की, क्योंकि ये बहुत विवादित भी है। विवादित किस प्रकार से, उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं। इसका ओरिजिन माना जाता है कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से गोलकुंडा की जो खान है वहां से इसको निकाला गया था। गोलकुंडा की जो खान है उससे कई सारे दूसरे प्रसिद्ध हीरे भी निकाले गए हैं कोहिनूर के अलावा। जैसे कि यहां पर दरियाए नूर की अगर हम बात करते हैं या नूरुन एन की बात करते हैं, ये दोनों हीरे भी आपके इसी गोलकुंडा की खान से निकाले गए। ठीक है,
तो हमको ये समझ में आता है कि आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खान है, वहां से कोहिनूर हीरा निकला था ऐसा माना जाता है, और उससे कई सारे दूसरे बेशकीमती हीरे भी निकाले जा चुके हैं। हालांकि कई सारी पौराणिक कथाओं में भी कोहिनूर हीरे का जिक्र है। इसमें माना जाता है कि ये देवताओं के द्वारा दिया गया था, फिर ये दक्षिण भारत के किसी जमीन पर इसको छुपाया गया था। कुछ लोग कृष्ण के जीवन से भी इसको जोड़ते हैं। ये तो दूसरी अलग दंत कथाएं वगैरह हैं। तो अभी जो वर्तमान इतिहास है वो कुछ इसी तरीके का। तो मैंने आपको इसके कोहिनूर हीरे के अर्थ के बारे में बताया। अब जब हम इसकी जानकारी लेना शुरू करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में यही आता है कि कोहिनूर हीरा सबसे पहले किसके पास पहुंचा। लेकिन यहाँ पे जाकर के इतिहास अपने आप को थोड़ा सा कमजोर महसूस करता है, क्योंकि वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये किसके पास था, इसकी जानकारी एग्जैक्टली अभी किसी को नहीं है। लेकिन अंदाजा लगाया जाता है ऐसा कि जब बाबर भारत पहुंचा तो बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है तुजुक बाबरी, जिसे बाबरनामा के रूप में बाद में ट्रांसलेट किया गया है, तो वो तुजुक बाबरी में लिखता है कि लगभग 1294 के आसपास ये एक तोमर राजा के पास में था, और उन तोमर राजा का नाम क्या था, डोगेंद्र सिंह। ठीक है, तो ये इनके पास से होकर के तमाम सारे सफर तय करता हुआ फाइनली बाबर के पास पहुंचा है। तो ये बात यहां पर हमको समझ में आती है कि फिलहाल अगर हम इसे एक इतिहास का रेफरेंस माने तो इसमें भी लगभग लिखा हुआ है, एग्जैक्टली नहीं लिखा हुआ है कि सच में ऐसा था या नहीं था, लेकिन कई सारी कथाएं ऐसा मानती हैं या इतिहासकार मानते हैं कि ऐसा सत्य है। तोमर राजा डोगेन सिंह के पास में ये बाबरनामा में जो पॉइंट लिखा है ये सही है। प्रसिद्धि जो है बाबरनामा से भी थोड़ी सी मिलती है। इसको क्यों मिलती है, क्योंकि जब बाबर के पास में ये हीरा आया तो उसने इसकी कीमत का अंदाजा लगाया, और इसकी कीमत के बारे में इसने बताया है कि इतना बेशकीमती है, इसका इतना कीमत लगाया जा सकता है कि यदि अगर इसको बेच करके राशि हासिल करी जाए, यानी कि पैसा हासिल किया जाए, दौलत हासिल करी जाए, तो उस दौलत से पूरी दुनिया को 2 दिन तक खिलाया जा सकता है, भोजन कराया जा सकता है। पूरे विश्व का 2 दिन का भोजन इस एक हीरे से हो सकता है। ये उस समय की बात यहां पर बताई जा रही। बहरहाल उससे भी ज्यादा इस हीरे को प्रसिद्धि तब मिलती है जब किसी ने 1306 में इस बात को बोला कि ये एक शापित हीरा है, और इसके बारे में ये भविष्यवाणी करी कि ये हीरा जिसके पास जाएगा वो बहुत यशस्वी हो जाएगा, यानी कि उसे बहुत धन संपदा के साथ साथ बहुत ही नाम उसका होगा। नाम अच्छे में भी हो सकता है, बुरे में भी हो सकता है, यानी वो इतिहास में प्रसिद्ध हो जाएगा जिसके पास ये हीरा जाएगा, और धन दौलत बेशुमार देगा ये हीरा। लेकिन इसमें अपशकुन भी है कि जिसके पास भी ये हीरा जाएगा वो अंत में नष्ट हो जाएगा, मतलब उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको प्रसिद्धि के साथ साथ अपयश साथ में मिलेगा फ्री में। ठीक है, प्रसिद्धि के साथ में अपयश फ्री मिल जाएगा। ये चीज इस हीरे के लिए कुछ लोगों ने फैलानी शुरू करी। शुरुआत में लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जब ये देखा गया कि जिसके जिसके पास सच में ये जाता रहा उसको ये बर्बाद करता रहा। चाहे वो तेलंगाना के राजा रहे हों, उनके ऊपर भयानक तरीके की लूटपाट हुई। उसके बाद वो अलाउद्दीन खिलजी के पास आया हो, उसका भी साम्राज्य तहस नहस हो गया। ऐसे करते करते वो फिरोज शाह मोहम्मद बिन तुगलक तक पहुंचा, गयासुद्दीन तुगलक के माध्यम से, तो उसका भी इतिहास पूरी तरीके से रौंद उठा। कहा जाता है कि काकतीय वंश से होते हुए ये खिलजी के पास पहुंचा था। वही दक्षिण भारत में जो काकतीय वंश के राजा हुआ करते थे उनके पास से ये खिलजी वंश तक पहुंचा, वहां से गयासुद्दीन तुगलक तक पहुंचा है। तो खिलजी में जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका भी इतिहास इसी वजह से माना जाता है कि नष्ट हो गया। गयासुद्दीन तुगलक जो कि अपने बेटे उलूग खान को जो है वो दक्षिण विजय अभियान के लिए भेजता है, और वहां के राजा प्रताप रुद्रदेव पर आक्रमण करने के लिए कहता है। ये उसके ऊपर आक्रमण करते भी हैं, लेकिन रुद्रदेव इन्हें बुरी तरीके से पहले तो पराजित करता है। उसके बाद ये फिर से सेना संगठित करके फिर से जब आक्रमण करता है तो वो उसमें हार जाते हैं, और 1323 में वारंगल के इसी राजा को पराजित करने के बाद वहां से खूब इसने जो है लूटपाट करी, बहुत सारी लूटपाट करी, और इसी लूटपाट में ही ये हीरा भी इसके हाथ लग गया, और ये हीरा लेकर के आ गया वापस। तो अब आप देख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में हीरा लगने के बाद से अब ये दिल्ली सल्तनत के ही तुगलक वंश के राजाओं के पास पहुंच गया। और इसी तरीके से दिल्ली सल्तनत में जो अंतिम बादशाह है आपको मिलेगा इब्राहिम लोदी। कौन मिलेगा? इब्राहिम लोदी। इसी इब्राहिम लोदी को 1526 में बाबर ने
बुरी तरीके से पराजित किया और इसी दौरान बाबर के हाथ में ये हीरा लग गया। और इसी बाबर ने जब अपने हाथ में इस हीरे को लिया तो लेने के बाद आगे मैंने आपको बताया कि इसने बाबरनामा में इसका जिक्र किया है। बाबरनामा कह लें या फिर इसका जो ओरिजिनल वर्जन है उसको तुजुक बाबरी कहते हैं। तो तुजुक बाबरी में इसी का जिक्र किया है। हालांकि इस दौरान तक जब तक कि वो बाबर के पास है, अभी यहां पर देखा जाए तो इसका कोई नाम नहीं है। इसको सब लोग बेशकीमती हीरे के नाम से जानते हैं, बस इसकी पाने की इच्छा सभी लोग प्रकट करते हैं। इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन बाबर ने उसे नाम दिया है और इसे बाबर हीरा कहा है। क्या कहा है? बाबर हीरा। तो अब सल्तनत काल से अगर देखा जाए तो ये हीरा किसके पास आ गया? अब ये मुगल काल के पास आ गया, मुगलों के पास आ गया। और जब मुगलों के पास आ गया तो मुगलों ने इसे बाबर हीरा के नाम से ही जाना, क्योंकि तब से बाबर के पास से लेकर के औरंगजेब तक के इतिहास तक अगर देखा जाए तो इसे बाबर के हीरे के नाम से ही जाना गया है। तो कोहिनूर इसका नाम कब पड़ रहा है उस पर भी हम पहुंचेंगे, ठीक है। तो बाबर के बाद से चाहे वो हुमायूं हो या फिर उसके कोई भी उत्तराधिकारी हो, अकबर वगैरह हो, सबके हाथ में ये इसी नाम से रहा। फाइनली अगर हम देखें तो शाहजहां जो है, इस शाहजहां ने इस हीरे को अपने सिंहासन में जड़वा लिया था और ये भी बुरी तरीके से बर्बाद हो गया। इसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और उसके बाद इसके खुद के बेटे ने ही इसको घर में कैद कर दिया। तो इनका भी इतिहास पूरी तरीके से चरमरा उठा। तो ये सब चीजें ये शो करने लगी धीरे धीरे समाज में। पहले लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में विश्वास होने लगा कि हाँ भाई ये नुकसानदायी हीरा है। और ये जब नुकसानदायी हीरा था तो इसकी फेम इसके शकुन से ज्यादा अपशकुन के रूप में इसकी फेमस जो है वो होने लगा ये, ठीक है। तो शाहजहां ने मयूर सिंहासन में इसे जड़वाया और उसके बाद इसका भी साम्राज्य नष्ट हुआ और उसके बाद ये औरंगजेब के पास रहा। उसके बाद ये औरंगजेब के पास रहा। औरंगजेब के बाद इसके जो उत्तराधिकारी थे उनके पास रहा। तो जो लेटर मुगल पीरियड के जो कमजोर शासक हैं, औरंगजेब तक तो सशक्त शासन रहा एक तरीके से देखा जाए तो मुगलों का, लेकिन उसके बाद ये मुगल जो है वो काफी कमजोर हो गए और अंग्रेजों का जो है यहाँ पर धीरे धीरे आधिपत्य होने लगा। लेकिन इसी दौरान 1739 में 1739 में एक ईरान का बादशाह है नादिर शाह। इस नादिर शाह ने आक्रमण किया है। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि उस समय मुगल सल्तनत में कौन राजा था, यानी किस मुगल सल्तनत के समय में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। मैं आपको हिंट देने के लिए इतना सा बता सकता हूं कि जिस समय नादिर शाह ने आक्रमण किया उस समय भाई साहब बेखबर होकर सो रहे थे। मतलब कोई चिंता ही नहीं थी इनको कि कोई आक्रमण करने आ रहा है। तो जब काफी नजदीक तक आ गया तब उठे लड़ने के लिए, तब तक इसने तहस नहस कर दिया पूरी दिल्ली को। तो बुरी तरीके से उसने दिल्ली को लूटा और लूट में पूरा का पूरा जो तख्ते ताउस है, तख्ते ताउस, अब ये तख्ते ताउस जो है ना, इसी को ही मयूर सिंहासन बोलते हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं? मयूर सिंहासन। और ये वही मयूर सिंहासन है जिसके बारे में भी आपने यहाँ पर देखा, शाहजहां ने इसको बनवाया था। तो ये मयूर सिंहासन ही उठा ले गया और इसी के साथ साथ इसका जो हीरा है वो भी ईरान चला गया। तो आज की डेट में जैसे भारत ये प्रयास करता है, अपना दावा करता है कि ये हीरा हमारा था, हमें दे देना चाहिए, उसी तरीके से ईरान भी ये दावा करता है कि ये हमारे नादिर शाह का हीरा था, वो हमें ईरान को वापस दिया जाए अगर देना ही है तो। सिमिलरली ये पाकिस्तान भी दावा करता है कि फाइनली जो हीरा था वो नादिर शाह से अभी आएगा, लाहौर आएगा, तो वो लाहौर हमारे यहाँ है, तो हमारे यहाँ का हीरा है तो हमें देना चाहिए। तो इस पर तीनों लोग दावेदारी करते हैं, लेकिन दावा किसी का पूरा होगा या नहीं होगा भी देखते हैं। तो ये फाइनली किसके पास पहुंच गया? नादिर शाह के पास पहुंच गया। और नादिर शाह से ये यहां पे छूट गया है, अफगानिस्तान के शहंशाह हैं अहमद शाह दुर्रानी, इनके पास पहुंचा। अब यहां से कहानी चेंज होगी। ये जो अहमद शाह दुर्रानी है, इनसे हीरा पहुंचा है शाह शुजा के पास। किसके पास पहुंचा है? शाह शुजा। ये शाह शुजा दुर्रानी कह लीजिए, इन्हीं के खानदान के हैं। अब ये शाह शुजा जो दुर्रानी हैं, इनके ऊपर आक्रमण किया है अता मोहम्मद ने, और अता मोहम्मद ने इनको हरा करके, बुरी तरीके से पराजित करके इनके साम्राज्य को कैप्चर कर लिया है और कैप्चर करके इन्हें शेरगढ़ के किले में कैद कर दिया है। तो इसी शाह शुजा की पत्नी है, शाह शुजा दुर्रानी की पत्नी है, जिसका नाम है वफा बेगम। अब ये वफा बेगम जो है ये लाहौर जाती हैं और जो वहाँ के पंजाबी या सिख शासक हैं, जिनका की नाम है महाराणा रणजीत सिंह,
इनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि आप हमारे जो है पति को मुक्त करा दीजिए, अतः मोहम्मद पर आक्रमण करके उसे हरा दीजिए, तो हमारा साम्राज्य हमें वापस मिल जाएगा और हम आपको वो बेशकीमती जो हीरा है वो हम आपको देंगे। यानी कोहिनूर हम किसको दे देंगे? अभी कोहिनूर नहीं है, ये अभी हीरा ही है। अब माफ कीजिएगा, यहाँ तो ये कोहिनूर हो गया। कोहिनूर का नाम मैं बीच में बताना भूल गया, थोड़ा सा वापस चल के यहाँ पे कोहिनूर के बारे में बता देते हैं। ये जो नादिर शाह है ना, इसके बारे में कहानी तो समझ ही गए। नादिर शाह के हाथ में जब ये हीरा लगा तो इसी नादिर शाह की आंखें खुली रह गई, और जब इसकी आंखें फटी रह गई तो मुंह से कुछ निकलता है ना, अरे वाह ऐसे करके कुछ, तो इसके मुंह से कोहिनूर निकला, मतलब ये तो कोहिनूर है हाथ जो लगा है। तब से इस हीरे का नाम कोहिनूर हो गया। अब इसी कोहिनूर के इतिहास को हम यहाँ तक ले आए हैं। तो इन्होंने कहा कि हम आपको कोहिनूर दे देंगे। महाराणा रणजीत सिंह ने इनका साथ दिया और सिख सेना ने जाकर के शाह सुजा को मुक्त करा दिया। अब जब बारी आई कि इसे वापस किया जाए, मतलब शर्त के मुताबिक वफा बेगम को कोहिनूर वापस करना था, मतलब देना था इनको, तो इसने टाल मटोल करना शुरू कर दिया और इनकार सा मतलब एक तरीके से हुआ। आगे चल करके महाराणा रणजीत सिंह जो हैं वो मुलाकात करते हैं, इसे गुस्सा आता है इनको, और ये जो है मुलाकात करते हैं। और मुलाकात किससे करते हैं? इसी शाह सुजा से। और शाह सुजा से मुलाकात करके इनके साथ गेम खेलते हैं। पता चला कि जब शाह सुजा इनसे मिलने आया तो शाह सुजा ने इस हीरे को अपनी पगड़ी में छुपा रखा था कि हीरा मिलेगा ही नहीं। तो इसने तो पहले नकली हीरा दे दिया था ना, जब नकली हीरा दे दिया तो इन्हें क्रोध आया और ये मिलने के लिए किससे पहुंच गया? शाह सुजा से। और शाह सुजा ने इस हीरे को अपनी पगड़ी में छुपा लिया। और जब ये बात महाराजा रणजीत सिंह को पता चली तो रणजीत सिंह ने इसे अपना भाई बनाया। तो भाई बनाने के लिए एक प्रथा के बारे में बताया कि हमारे यहाँ सहायता करने वाला जो भाई बनता है उसको हम लोग पगड़ी बदल भाई बोलते हैं। तो आपसे हम और आप भाई भाई हैं, इसके लिए केवल एक छोटी सी प्रथा फॉलो करनी है, आपको हमारे साथ पगड़ी बदलनी है। तो उसी पगड़ी बदल में इन्होंने हीरे को अपने हाथ में ले लिया। इस तरीके से वो हीरा फाइनली किसके पास आ गया? महाराजा रणजीत सिंह के पास। तो जब तक महाराजा रणजीत सिंह के पास रहा ये हीरा सुरक्षित रहा, लेकिन आपको मालूम है कि अंग्रेजों ने इनके साथ युद्ध किया। युद्ध में पहले तो लाहौर की संधि हुई, क्या नाम है, तमाम सारी संधियां हुई, और उन संधियों के पश्चात महाराजा रणजीत सिंह की जब मृत्यु होती है तो शासन किसके पास आ जाता है? इनके छोटे से बेटे के पास, इसका के नाम है दिलीप सिंह। दिलीप सिंह उस समय यही कोई 10 वर्ष की उम्र के हैं, और अंग्रेजों ने इनके साथ जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है उसके पश्चात अगर देखा जाए तो दिलीप सिंह के सामने शर्तें रखी हैं। शर्तें क्या रखी हैं? छोटा सा बालक है ये तो मान ही जाएगा। उस समय लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है वो हीरे को पाना चाहता है, तो उसने जो है गेम किया हुआ है, वो इनको जो है इनके सामने कुछ शर्तें रखेगा और शर्तें रख करके इनको लंदन भेजने की व्यवस्था करेगा। लंदन में इन्हें करीब 40,000 जो मुद्राएं हैं, यूं कह सकते हैं कि लंदन में जो 40,000 का आंकड़ा है डॉलर का, नहीं डॉलर नहीं, वहाँ पे पौंड चलता है, पौंड। तो 40,000 पौंड जो है वो इनको एज अ कह सकते हैं कि पेंशन दिया गया कि आप जाइए आराम से वहाँ ऐश करिए। तो दिलीप सिंह जो है वो और उनके साथ में इनका जो हीरा है वो इनसे कैप्चर करके लंदन पहुंचा दिया गया, महारानी के पास में चला गया। तो दिलीप सिंह से वो हीरा कहाँ गया? महारानी के पास गया, महारानी विक्टोरिया के पास। किसके पास गया? महारानी विक्टोरिया के पास। तब तक तकरीबन ये 12-13 साल के हो गए थे। उसके बाद ये वहीं लंदन में रहने लगे। लंदन में इनको जगह मिल गई रहने के लिए, लेकिन फाइनली जो है इनकी डेथ पेरिस में हुई। लेकिन हीरा जो है वो कहाँ रह गया? लंदन में ही रह गया। तो अब ये हीरा तब से लेकर के लंदन में ही है। हालांकि उस हीरे को महारानी ने उसके जो कह सकते हैं कि जो अपशकुन उसके साथ चल रहा था, उसके साथ उसको थोड़ा काट छांट करके, माना गया कि थोड़ा सा काट छांट दिया जाएगा तो अपशकुन खत्म हो जाएगा, तो उसे थोड़ा सा काट छांट करके उसे अपने ताज में लगवा लिया। और ये भी मान्यता हुई कि जो हीरे का जो कर्ज है, यानी कि उसका जो अभिशाप है, वो अभिशाप पुरुषों पर ही काम करता है। किस पे काम करता है? पुरुषों के पास। इसलिए जिस भी पुरुष के पास गया उसको बर्बादी कर दिया। आप देख सकते हैं सबके साथ में, चाहे वो महाराजा रणजीत सिंह हो, चाहे दिलीप सिंह हो,
चाहे नादिर शाह हो, चाहे शाह शुजा हो, कोई भी हो, सबको ये बर्बाद ही करता चला गया। और उससे पहले चाहे मुगल बादशाह रहे हों। तो इसीलिए इसको बहुत अभिशापित हीरा माना जाता है। लेकिन जब ये महारानी के पास गया तो महारानी के पास जाकर के अब ये भी कहा जाता है कि भाई ब्रिटेन में आया तो ब्रिटेन का जो साम्राज्य है 1850 के बाद धीरे धीरे करके सूरज उसका अस्त होने लगा और फाइनली ब्रिटेन का साम्राज्य जो दुनिया पे राज करता था उसका राज भी चला गया। लेकिन पर्सनली अगर देखा जाए तो पर्सनली उसने राज सिंहासन को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, इसलिए मान्यता हुई कि अब ये हीरा जो है वो किसी स्त्री के पास ही रहेगा। अब क्योंकि हीरा स्त्री के पास रहेगा तो फिर महारानी विक्टोरिया से लेकर के कहानी जो है कहां तक चली आई, एलिजाबेथ द्वितीय तक, एलिजाबेथ सेकंड तक, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई। अब क्योंकि एलिजाबेथ के बाद में ये जो राजा बन रहे हैं, महारानी तो कोई है नहीं, अब महाराजा हैं। और महाराजा कौन है? प्रिंस चार्ल्स थर्ड। प्रिंस चार्ल्स थर्ड क्योंकि पुरुष हैं इसलिए वो इस ताज को धारण नहीं कर सकते और इसीलिए इनकी जो पत्नी है, चार्ल्स की जो पत्नी है कैमिला, वो कैमिला जो है वो इस ताज को धारण करेंगी क्योंकि ये स्त्री। तो एक तो बात ये हो गई। तो अब मुद्दा ये है कि महारानी के तौर पर तो कोई नहीं है ना, तो चाहे तो वो उधर से वापस कर सकते हैं। तो इसको लेकर के लोगों के मन में विचार उठने शुरू हो गए हैं कि क्या वास्तविक रूप में हीरा वापस आएगा। तो अब आ जाते हैं इसी पर्टिकुलर प्रश्न पर। इतिहास को आपने समझा, इसके बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब इसके इतिहास से जो क्वेश्चन बन रहा है लोगों के मन में आजकल वो ये है कि क्या सच में कोहिनूर भारत वापस आएगा। तो ये आवाज पहले भी उठाई गई थी, 2019 में राज्यसभा में इस आवाज को बुलंद किया गया था, लेकिन उसका कोई ये हुआ कि महाराजा रणजीत सिंह के जो अवशेष हैं, जो भी चीजें उनके हैं, उनसे जुड़ी जितनी भी चीजें हैं उसको भारत लाया जाए। तो उसमें उनके साथ में भाई रणजीत सिंह कह रहे हैं, सॉरी दिलीप सिंह, तो दिलीप सिंह के साथ में हीरा भी गया तो हीरा भी वापस लाया जाए। तो ये हीरा वापस नहीं आया। क्यों नहीं आया उसका भी रीजन है। इसमें संस्कृति मंत्रालय के लिए एक आरटीआई लगाई गई थी और उस आरटीआई के जवाब में संस्कृति मंत्रालय ने ये बताया कि कोहिनूर को भारत वापस नहीं लाया जा सकता क्योंकि ये एक्ट बीच में काम कर रहा है। और वो एक्ट क्या है? एंटीक्स एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972। एंटीक्स एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 ये कहता है कि यदि अगर आजादी से पहले अगर कोई चीज इस तरीके से देश से बाहर चली गई है तो उसे देश में वापस नहीं लाया जा सकता। या कि इसके अलावा यह भी बात कहता है कि अगर भारत से कोई भी चीज चोरी करके ले जाई गई हो या फिर अपराध के दौरान ले जाई गई हो या किसी प्रकार से इस प्रकार से ले जाई गई जिसे अपराध की श्रेणी में लाया जा सकता है तो उस पर दावा किया जा सकता है। लेकिन वो भी आजादी के बाद की बात है, पहले की बात नहीं। तो क्योंकि ये हीरा आजादी के पहले की आजादी से बहुत पहले गया है तो इसलिए अब भारत की दावेदारी इस पर नहीं बनती है। तो वर्तमान समय में भी अगर यही हो रहा था कि नरेंद्र मोदी क्या वापस ला सकते हैं हीरे को, तो वो भी नहीं ला सकते हैं। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा अल्टीमेटली कि हीरे का पूरा इतिहास क्या है। अब अगर आपके मन में ये लगता है कि क्या हीरे से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एक प्रश्न है, आप इस प्रश्न को जरूर पढ़िएगा और इससे संबंधित अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया भी है और इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका जो करेक्ट आंसर है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि 18वीं शताब्दी में दिल्ली पर किसके आक्रमण के दौरान प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भारत से छीन लिया गया था। तो कौन वो व्यक्ति था जिसने भारत से हीरा छीना था जब उसने दिल्ली पर आक्रमण किया। आशा करते हैं आप इन प्रश्नों का उत्तर, इस सभी प्रश्न का उत्तर आराम से कमेंट सेक्शन में सब लोग लिख सकते हो क्योंकि इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। मुलाकात करेंगे इसी तरीके के दूसरे मुद्दे की बात प्रोग्राम में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।